जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है, ध्वनि विज्ञान क्या है और ध्वनि बोध के लिए कितने आवश्यक तत्वों का होना जरूरी है? आरंभ करते हैं। ध्वनि सामान्यतः हमारे कानों को मिलने वाले आभास को ध्वनि कहते हैं। ठीक है, हमारे कानों को मिलने वाले आभास को ध्वनि कहते हैं। ठीक है, आभास क्या होता है? जैसे कि आभास हमें जो डायरेक्ट छू दिया तो उसे तो छू स्पर्श करना कहते हैं, लेकिन हम छुआ नहीं लेकिन आभास हो गया कि हम छू रहा है, उसे आभास कहते हैं। जो हमें आभास हो जाए कि ऐसा कोई जैसे हम आसपास सुन लिए तो उसे तो, लेकिन जो भी हम आभास करते हैं कान के द्वारा, लगता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी की आवाज सुनते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि वो हमें बोल दिया है, पुकारा है, लेकिन हमें पुकारा नहीं होता। हम पूछते कि आप क्या, आप हमें बुलाए हैं? तो नहीं, हम तो नहीं बुलाए हैं। तो क्या होता है, कभी कभी आभास होता है। तो जो हमारे कानों को जो आभास होता है उसी को ध्वनि कहते हैं। दूसरे शब्दों में, सामान्य तौर पर किसी भी प्रकार से उत्पन्न वह छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी इकाई जो हमारे कानों को सुनाई दे उसे ध्वनि कहते हैं। सामान्य तौर पर किसी भी प्रकार से उत्पन्न हुआ छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी इकाई जो हमारे कानों को सुनाई दे उसे ध्वनि कहते हैं। तीसरे शब्दों में, वह बाह्य अनुभूति या संवेदन, बाह्य मतलब बाहरी संवेदन, जो हमारे कानों को झंकृत करती है। ठीक है, वह बाह्य अनुभूति या संवेदन जो हमारे कानों को झंकृत करती है। झंकृत मतलब क्या होता है कि मानव कान के अंदर एक पर्दा टाइप में होता है। जैसे स्पीकर आप लोग देखे होंगे, स्पीकर में क्या होता है कि स्पीकर में एक पर्दा होता है, और उस पर्दा पे जब देखिएगा, गौर से देखिएगा तो पर्दा कंपन कंपन करती है और तब जाके ध्वनि उत्पन्न होती है। उसी प्रकार मानव कान में भी क्या है, एक पर्दा होता है। बाहरी जो कोई बोलता है तो वो बाहर के जो कंपनांक होते हैं वो हमारे कान के पर्दे को क्या कहते हैं, झंकृत करती है। झंकृत करने के फलस्वरूप क्या होता है कि हमें ध्वनि सुनाई देती है। चौथे शब्दों में, ध्वनि उस अनुभूति या संवेदन को कहते हैं जिसे कानों द्वारा ग्रहण किया जाता है। जिसे कानों के द्वारा ग्रहण किया जाता है उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग की अपेक्षा बहुत कम होती है। ध्वनि की जो चाल होती है या वेग होती है, प्रकाश के वेग की अपेक्षा बहुत कम होती है। इसलिए सामान्यतः हम देखते हैं कि जब आसमान में बिजली चमकती है तो उसका प्रकाश हमें पहले और आवाज बाद में सुनाई देती है। ये तो हम दैनिक जीवन में भी देखते होंगे कि मतलब ऐसे कि प्रकाश दिखाई दिया, प्रकाश दिखाई दिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, कान बंद करते हैं। कान बंद करने तब जाके क्या कुछ क्षण, मतलब 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद हमें जोरों की आवाज सुनाई देती है। इससे स्पष्ट क्या होता है कि प्रकाश के जो वेग है, प्रकाश दोनों, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति से एक समय ही हुई होगी, बिजली टकराई होगी, टकराने से ही क्या होता है कि प्रकाश की उत्पत्ति होगी। लेकिन प्रकाश का वेग अधिक होने के कारण प्रकाश को हम पहले देख लेते हैं और ध्वनि का वेग कम होने के कारण उसे हम बाद में देखते हैं। ठीक है, वो हमारे तक बाद में पहुंच करके आती है। तो सामान्यतः हम देखते हैं कि जब आसमान में बिजली चमकती है तो उसका प्रकाश हमें पहले दिखाई देती है और आवाज हमें बाद में सुनाई देती है। इससे स्पष्ट होता है कि जो ध्वनि का वेग जो है वो प्रकाश के वेग की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, भौतिक विज्ञान के आधार पर, ये ध्वनि जो है भौतिक विज्ञान का एक भाग है। भौतिक विज्ञान के आधार पर किसी वस्तु में ध्वनि उत्पन्न होती है तो वह शीघ्रता से अपने स्थान से इधर उधर हिलती है।
किसी भी वस्तु में यदि ध्वनि की उत्पत्ति होगी, ध्वनि उत्पन्न होगा, तो जब तक वो कंपन नहीं करेगी, वस्तु अपने स्थान से इधर उधर हिलेगी नहीं, तब तक उसमें ध्वनि की उत्पत्ति होना संभव नहीं है। इसलिए कंपन के द्वारा ही ध्वनि की उत्पत्ति होती है। आगे ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान भौतिक विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत ध्वनि की उत्पत्ति, प्रसार तथा उसके गुण के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे ध्वनि विज्ञान कहते हैं या एकॉस्टिक्स कहा जाता है। भौतिक विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत ध्वनि की उत्पत्ति, विकास, प्रसार, उसके गुण के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे ध्वनि विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत ध्वनि की उत्पत्ति, प्रसार तथा उसके गुण के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे ध्वनि विज्ञान या एकॉस्टिक्स कहा जाता है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की शाखा है। विज्ञान के 3 भाग होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स के अंतर्गत ध्वनि विज्ञान को समाहित किया गया है, जिसे अंग्रेजी में एकॉस्टिक्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए जब हम किसी तार पर आघात करते हैं, उदाहरण के लिए समझने के लिए हम क्या करते हैं कि किसी तार पे आघात करते हैं, तो तार क्या होती है, अपने स्थान से कुछ दूर ऊपर और कुछ निश्चित सीमा तक नीचे आती है। क्या किसी भी तार को यदि हम आघात करते हैं, मान लीजिए ए और बी हमारा ये तार है, ठीक है, ए और बी ये हमारा तार है। इसे हम क्या आघात, जब बीच में हम इसको आघात करते हैं, छेड़ते हैं, तो देखिएगा कि ये तार जो होता है एक निश्चित सीमा तक ऊपर जाती है और एक निश्चित सीमा तक नीचे आती है। ठीक है, ये मान लीजिए ये मतलब सी और डी ये सीमा हो गया, ये सीमा तक एक निश्चित सीमा तक ऊपर गई, फिर एक निश्चित सीमा तक नीचे आई। ठीक है, इस चक्र को इस यहाँ मान ली यहाँ से चली, यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ आई, यानी एक जो गोलाई पूरा की, इस गोलाई को आवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, इसी तार पे हम आघात करते हैं तो एक निश्चित सीमा तक ऊपर जाती है, फिर अपने स्थान से आती है, फिर नीचे आती है, फिर अपने स्थान पर जाती है। इस एक चक्र को, इस गोलाई को आवृत्ति कहते हैं। और इस आवृत्ति में 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज या आवृत्ति तक के ध्वनि को ही मानव कान सुन सकता है। 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज या आवृत्ति तक के ध्वनि को ही मानव कान सुन सकता है। उससे नीचे के ध्वनि, 20 से नीचे के भी ध्वनि को नहीं सुन सकता है, 20,000 से ऊपर के ध्वनि को भी नहीं कर सकता है। इस तरह हम कर सकते हैं कि रेंज या हर्ट्ज, हर्ट्ज के आधार पर ध्वनि के 3 भेद हैं। हर्ट्ज के आधार पर ध्वनि के कितने भेद हैं? ध्वनि के 3 भेद हैं। हर्ट्ज के आधार पर ध्वनि के 3 भेद हैं। पहला हो गया आपका अवश्रव्य ध्वनि, अवश्रव्य ध्वनि। ठीक है, ठीक है, हर्ट्ज या रेंज के आधार पर, आवृत्ति के आधार पर ध्वनि के 3 भेद हैं। अवश्रव्य ध्वनि, दूसरा हो गया श्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि। ठीक है, और तीसरा हो गया प्राश्रव्य ध्वनि। आवृत्ति के आधार पर या हर्ट्ज के आधार पर ध्वनि के 3 भेद हैं, अवश्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि और प्राश्रव्य ध्वनि। ठीक है,
20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज के नीचे, ठीक है, 20 हर्ट्ज के नीचे की जो ध्वनि होती है उसे अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहते हैं, और 20,000 से ऊपर, 20,000 से ऊपर की ध्वनि जो होती है उसे पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, रेंज के आधार पर ध्वनि के 3 भेद हैं, अवश्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि। 20 हर्ट्ज के नीचे के ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक के ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहते हैं, और 20,000 से ऊपर के ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, मानव कान इस 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज या आवृत्ति तक के ध्वनि को ही मानव कान श्रवण कर सकता है, अर्थात हम जो सुनते हैं वो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज या आवृत्ति तक के ध्वनि को ही हम सुन सकते हैं, और इसी को श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। 20 से नीचे को अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं, 20,000 से ऊपर को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। लेकिन संगीत में सिर्फ 40 से लेके 4,000 हर्ट्ज या आवृत्ति तक के ध्वनि का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, संगीत में 40 से लेकर 4,000 हर्ट्ज या आवृत्ति तक के ध्वनि का ही प्रयोग किया जाता है। ध्वनि बोध के लिए, ठीक है, कहीं कहीं 40 से लेके 4,000 तक, ठीक है, ध्वनि बोध के लिए 3 तत्व, ध्वनि बोध के लिए 3 तत्व उत्पादक, माध्यम एवं ग्राहक का होना अति आवश्यक है। यानी ध्वनि को समझने के लिए, ध्वनि के बारे में अध्ययन करने के लिए, ध्वनि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से 3 तत्व उत्पादक, माध्यम और ग्राहक, तीनों का होना अति आवश्यक है। यदि तीनों में से एक भी नहीं होगा तो हम ध्वनि हमें सुनाई नहीं देगी। तो ध्वनि बोध के लिए उत्पादक, माध्यम एवं ग्राहक का होना अति आवश्यक है। उत्पादक किसे कहते हैं? उत्पादक जिन वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न होता है, ठीक है, जिन वस्तुओं से ध्वनि की उत्पत्ति होती है उसे उत्पादक कहते हैं। जिन वस्तुओं से ध्वनि की उत्पत्ति होती है उसे उत्पादक कहते हैं। जिन वस्तुओं से ध्वनि की उत्पत्ति होती है उसे उत्पादक कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम किसी धातु के बर्तन, ठीक है, धातु के बर्तन को हम लकड़ी से प्रहार करते, कोई मान लीजिए हमारे घर में कोई बर्तन हो, उसे हम यदि लकड़ी से प्रहार करते हैं तो ध्वनि की उत्पत्ति होती है, हमें आवाज सुनाई देती है, और जब हम उस गौर से उस बर्तन को देखते हैं तो वो बर्तन, पता चलता है कि वो बर्तन कांप रही है, अर्थात वो हिल रही है, आंदोलित कर रही है, कंपित हो रही है। ठीक है, इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट होता है कि उत्पादक में कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, उत्पादक में कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी बिना कंपन से ध्वनि की उत्पत्ति संभव नहीं है। जब तक वस्तु कंपित नहीं होगी तब तक ध्वनि की उत्पत्ति संभव नहीं है। ठीक है, माध्यम, माध्यम मीडिएटर, ठीक है, तो कंपन से उत्पन्न ध्वनि, कंपन से उत्पन्न होने के बाद ध्वनि माध्यम के सहारे ही हमारे कानों तक पहुंचती है। जब कंपन से ध्वनि, मान ली वस्तु पे प्रहार किए, वहां से ध्वनि उत्पन्न हुई तो हमारे वस्तु और हमारे कानों के भी कानों तक किसकी सहायता से आएगी? जिसकी सहायता से आएगी वही क्या हुआ? वही माध्यम हुआ। ठीक है, उत्पादक से उत्पन्न होने के बाद ध्वनि हमारे कानों तक जिस सहायता से पहुंचती है उसी को माध्यम कहा जाता है। ठीक है, जैसे अब हम दूर लोगों से बातचीत, मोबाइल से बातचीत करते हैं, वहां पर मोबाइल के बीच माध्यम क्या है? नेटवर्क है।
इंटरनेट के सहारे यदि आप मान लीजिए कोई भी वीडियो हम डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं इंटरनेट के साथ वहां पर माध्यम क्या होगा, इंटरनेट हो जाएगा, नेट हो जाएगा माध्यम। लेकिन जब हम डायरेक्ट किसी को प्रत्यक्ष सामने सामने बातचीत करते हैं तो वहां पर कोई माध्यम नहीं, सिर्फ वहां पर वायु के सहारे ध्वनि हमारे, हम जब बोलते हैं तो उनके कानों तक, और वो जब बोलते हैं तो हमारे कानों तक पहुंचती है। ठीक है, तो जिस सहायता से ध्वनि उत्पन्न होने के बाद हमारे कानों तक पहुंचती है उसी को माध्यम कहा जाता है। ठीक है, माध्यम की सहायता से माध्यम की सहायता से ध्वनि ठोस, द्रव और गैस से होती हुई ठोस, द्रव और गैस से होती हुई श्रोता के कानों तक पहुंचती है। ठीक है, बिना माध्यम के कानों तक पहुंचना संभव नहीं है। ठीक है, उत्पादक और कानों के बीच ध्वनि वायु के माध्यम से चलती है। ठीक है, अब ये डायरेक्ट वाली बात हो गई, जब सामने कोई बैठे हुए हैं तो उत्पन्न उत्पादक और ग्राहक के, उत्पादक और श्रोता के बीच वायु के माध्यम से चलती है। लेकिन यदि हम दूर बैठे हुए हैं तो वहां पर नेट आ जाएगा, या नेटवर्क के माध्यम से कहीं, यदि हम कहीं मान लीजिए दिल्ली गए, जिस सहायता से दिल्ली पहुंचे, ट्रेन से गए, फ्लाइट से गए, जिसकी सहायता से गए, तो हमारा माध्यम वही हो गया। ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक होती है, यानी ध्वनि तीनों माध्यम से गुजरती है, ठोस, द्रव और गैस, लेकिन सबसे अधिक ध्वनि की चाल जो होती है वो ठोस में होती है। ठीक है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। क्लियर, ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। ध्वनि के भेद, ध्वनि के भेद सामान्य रूप से ध्वनि के दो भेद होते हैं। ठीक है, सामान्य रूप से ध्वनि के दो भेद होते हैं। ठीक है, रेंज के आधार पर ध्वनि के तीन भेद होते हैं, और सामान्य रूप से ध्वनि के दो भेद होते हैं, मधुर ध्वनि और कर्कश ध्वनि। समान रूप से ध्वनि के दो भेद होते हैं, मधुर ध्वनि और कर्कश ध्वनि। मधुर ध्वनि, इस ध्वनि को कर्णप्रिय ध्वनि भी कहा जाता है। कर्णप्रिय अर्थात जो कानों को सुनने में प्रिय लगे। जो ध्वनि कानों को सुनने में प्रिय लगे या कानों को सुनने में मधुर लगे, खराब नहीं लगे, उसे मधुर ध्वनि कहते हैं। या दोस्त, जो हमारे चित्त को सुख की अनुभूति, जो हमारे हृदय को चित्त मतलब हृदय, मन सुन करके प्रसन्न हो जाए, उसे मधुर ध्वनि कहते हैं। क्या मधुर ध्वनि कहते हैं, या कर्ण, मधुर ध्वनि कहते हैं या कर्णप्रिय ध्वनि कहते हैं, दोनों बात बराबर हुई। इस ध्वनि की आंदोलन संख्या नियमित, ठीक है, मधुर ध्वनि की आंदोलन संख्या नियमित एवं सुरीले होते हैं। मधुर ध्वनि की आंदोलन संख्या नियमित एवं सुरीले होते हैं। क्या, और यही इसके विपरीत वह ध्वनि कर्ण, कर्कश ध्वनि, इसे कर्ण अप्रिय ध्वनि भी कहते हैं। ठीक है, कर्ण अप्रिय ध्वनि भी कहते हैं, या शोर भी कहते हैं। एक होता है रव, कर्ण अप्रिय ध्वनि, शोर या रव भी कहते हैं, अर्थात ध्वनि का वह प्रकार जो हमारे कानों को सुनने में अप्रिय या कटु लगे। ठीक है, और कटु लगे उसे कर्कश ध्वनि कहते हैं। इस ध्वनि की आंदोलन संख्या अनियमित, मधुर ध्वनि की आंदोलन संख्या नियमित और सुरीले होते हैं, और कर्कश ध्वनि की आंदोलन संख्या अनियमित, अर्थात इसका कोई ठीक नहीं है, कब होगा नहीं होगा, और बेसुरे होते हैं। बेसुरा उसे का जो सुनने में अच्छा नहीं लगा, उसे बेसुरा कहा जाता है, तो वो बेसुरे होते हैं। महर्षि भरत, भारत के ग्रंथ का नाम नाट्यशास्त्र।
ठीक है। महर्षि भरत के ग्रंथ का नाम नाट्य शास्त्र, जिसमें 36 अध्याय हैं। 6 अध्याय संगीत से संबंधित है, 28 से लेकर के 33वें अध्याय तक। ठीक है। महर्षि भरत के अनुसार ध्वनि के 4 प्रकार हैं। ठीक है। महर्षि भरत के अनुसार ध्वनि के 4 भेद हैं या 4 प्रकार हैं: वातज, पीतज, कफज और सन्निपात। महर्षि भरत के अनुसार ध्वनि के 4 प्रकार हैं। महर्षि भरत के अनुसार ध्वनि के 4 प्रकार हैं: वातज, पीतज, कफज और सन्निपात। महर्षि भरत के अनुसार ध्वनि के 4 प्रकार हैं: वातज, पीतज, कफज और सन्निपात। वातज, पीतज, कफज और सन्निपात। उनके अनुसार उच्च तथा रुक्ष ध्वनि को वातज कहते हैं। उच्च, उच्च मतलब ऊंचा, रुक्ष मतलब रुखरा पुखरा, समतल नहीं हो, उभर खावर जिसको कहते हैं। उच्च तथा रुक्ष ध्वनि को वातज कहते हैं। उच्च तथा रुक्ष ध्वनि को वातज कहते हैं। गंभीर तथा घनशील ध्वनि को पीतज कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पीतज भी मिलेगा, पित्तज भी मिलेगा। उच्च तथा रुक्ष ध्वनि को वातज कहते हैं। गंभीर तथा घनशील ध्वनि को पीतज कहते हैं। मधुर तथा सुकुमार ध्वनि को कफज कहते हैं। जो मीठा हो और सुकुमार, मुलायम, कोमल, ठीक है, मधुर तथा सुकुमार ध्वनि को कफज कहते हैं। और जब इन तीनों का के मिश्रण हो जाए, वातज, पीतज और कफज, तीनों के मिश्रण को सन्निपात कहा जाता है। ठीक है। वातज, पीतज और कफज तीनों के मिश्रण को सन्निपात कहा जाता है। अब यहाँ पर है कि संगीत में किस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है भारत के अनुसार? संगीत में किस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है? तो संगीत में अधिकतर गायक लोग को आप लोग देखते होंगे कि मधुर और सुकुमार, अर्थात आवाज को बना के गाने की कोशिश करता है। ठीक है। तो मधुर तथा सुकुमार ध्वनि का प्रयोग संगीत के कलाकार लोग अधिकतर किया करते हैं। ठीक है, क्योंकि रुखरा गाएगा तो कोई पसंद करने वाला नहीं होगा। गंभीर, घनशील, ज्यादा अगर विलंबित लय में गाएंगे उसको भी ज्यादा लोग नहीं पसंद करते हैं। लेकिन मधुर और सुकुमार जो गाने वाले के लोग को ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मधुर तथा सुकुमार ध्वनि को कफज कहा जाता है। और इसी को ज्यादातर गायक लोग इसी ध्वनि का प्रयोग अपने गायन में किया करते हैं। इन तीनों ध्वनियों के मिश्रण से उत्पन्न जो ध्वनि होता है उसे सन्निपात कहते हैं। ठीक है। वातज, पितज और कफज तीनों ध्वनि से, तीनों मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? सन्निपात कहते हैं। ठीक है। रेंज के आधार पर ध्वनि के 3 भेद हैं: अवश्रव ध्वनि, श्रव्य ध्वनि, प्राश्रव्य ध्वनि। ठीक है। 20 हर्ट्ज से नीचे के ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक के ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20,000 से ऊपर के ध्वनि को प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। समान रूप से ध्वनि के 2 भेद हैं: मधुर ध्वनि, कर्कश ध्वनि। मधुर ध्वनि के आंदोलन संख्या नियमित और सुरीले होते हैं। कर्कश ध्वनि के आंदोलन संख्या अनियमित और बेसुरे होते हैं। मधुर ध्वनि हमें सुनने में अच्छा लगता है, कर्कश ध्वनि सुनने में अच्छा नहीं लगता है। भरत के अनुसार ध्वनि के 4 भेद हैं: वातज, पीतज, कफज और सन्निपात। उच्च तथा रुक्ष ध्वनि को वातज कहते हैं। गंभीर तथा घनशील ध्वनि को पीतज कहते हैं। मधुर तथा सुकुमार ध्वनि को कफज कहते हैं। और तीनों के मिश्रण को सन्निपात कहते हैं। ठीक है। आज के वीडियो में यहीं तक।